इंटरव्यू। और इस वक्त इंडिया डेली लाइव पर एक्सक्लूसिव तारिक अनवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और कटिहार सीट को लेकर के उनसे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जो कि इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और सबकी निगाह है, क्योंकि तारिक अनवर जो कि 5 बार लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं, 4 बार वहां से सांसद भी रहे हैं, लेकिन इस बार का पेच क्या फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कटिहार में, क्योंकि 2019 में जेडीयू की तरफ से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को जीत मिली थी, लेकिन क्या इस बार उनको करारे शिकस्त देने का काम तारिक अनवर करते? कैसे उनकी तैयारी है कटिहार को लेकर के, उनका आगे का एम क्या वो सपना देख रहे हैं? ऐसे में उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका तारिक अनवर जी इंडिया डेली लाइव पर। धन्यवाद तारिक जी। जी सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कटिहार सीट को लेकर के आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से इस बार की आपकी चुनावी तैयारियां हैं? देखिए, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है, और पिछली बार जो वोटों का जो डिफरेंस था बहुत कम था, और उस भारतीय जनता पार्टी का जो समय भी गोल वाला था, बहुत मोदी जी की हवा चल रही थी, उसमें भी 5 लाख से ऊपर वोट यहाँ की जनता ने मुझे दिया था। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार हमें उससे ज़्यादा समर्थन प्राप्त होगा और यहाँ से एक बार फिर मुझे कटिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तारिक जी, तो चुनौती नहीं मानते क्या इस बार आप गोस्वामी जी को? क्योंकि कुछ चूक रही थी, उस चूक पर आपने ध्यान दिया, गौर फरमाया गया और अब सुधार होगा? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन, उनका जो एक तरह से कहा जाए कि मूल सूत्र है, वो है सांप्रदायिकता। मेरे खिलाफ और कोई बात उनकी चलती नहीं है। समय आने पर वो कोशिश करते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जी। हर चुनाव में ये काम एनडीए के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। तो तारिक जी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की ही अगर बात करें तो ये तो इस बार पूरी तरीके से बिहार में एक्टिव नजर आती है, लेकिन आपकी पार्टी कहीं गुम सी नजर आ रही है, क्योंकि रैलियां भी हम बिहार में बहुत बड़ी तादाद में नहीं देख रहे हैं आप लोगों की तरफ से। रैलियां कब करेंगे, चुनाव बीतने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है, रैलियां भी हो रही हैं। जैसे कटिहार में ही 19 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आ रहे हैं, और दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ लोकसभा का चुनाव है वहाँ हमारे नेता जाएंगे जी। और पूरी ताकत से हम लोग लगे हुए हैं, जो भी हमारा संगठन की शक्ति है उसको लगा रहे हैं, और हमारी कोशिश इस बार का परिणाम अलग होगा पिछली बार के परिणाम से। इतना तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, परिणामों का क्योंकि आपने जिक्र किया, 2019 की तस्वीर तो हमने देखी, लेकिन 2024 के तस्वीर का इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ओवैसी भी एंट्री ले रहे हैं बिहार में, और 6 सीटों पर वो भी कहीं ना कहीं सपना संजोए बैठे हैं कि उन 6 सीटों को भी वो साथ ले। तो अगर ओवैसी का फैक्टर काम आ जाता है तो आपका खेल बिगड़ने की उम्मीद है, या फिर एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे वो, क्या लगता है? ओवैसी जी का खेल नहीं बनेगा जी, क्योंकि आप उनके बारे में एक आम धारणा बन चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो वोट है वो उनके साथ जाएगा नहीं। तो इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ से यहाँ जो लड़ाई है बिहार में, वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, लेकिन तारिक जी, आपने कहा कि इंडिया वर्सेस एनडीए की ये पूरी लड़ाई होने जा रही है, ओवैसी फैक्टर किसी तरीके से काम नहीं आएगा बिहार में। लेकिन अगर बात मैं इंडिया गठबंधन को लेकर ही करूं, आरजेडी की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल। हमारे जो बिहार में 6 पार्टियों का गठबंधन हुआ है इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से, और 6 के 6 पार्टियां हमारे साथ है और खुलकर है, और उनकी जो संगठनात्मक जो उनकी शक्ति है वो पूरी तरह से उस पर झोंक रहे हैं, लगा रहे हैं।
लेकिन तारिक अनवर जी, मैंने आपसे सवाल ये इसी वजह से किया क्योंकि आरजेडी की तरफ से तो हमने अशफाक करीम जी का नाम सुना था कि वो उनको टिकट देना चाह रही है कटिहार से, और उस वक्त कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कुछ अंतरकलह की खबरें भी सामने आई थी। तो अचानक से पासा कैसे पलट गया और टिकट आपके नाम पे चला गया? तो आरजेडी नाराज नहीं है? बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। देखिए, जब तक टिकट का बंटवारा नहीं होता है तब तक हर पार्टी प्रयास करती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। लेकिन जब एक बार फैसला हो गया तो उसके बाद जो गठबंधन के जितनी भी पार्टियां उसमें हैं वो सब उसमें शामिल हो जाती है और सबों का समर्थन और सहयोग मिलता है। लेकिन गठबंधन को लेकर के बार बार सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की तरफ से सवाल तो ये भी दागा जाता है कि गठबंधन सिर्फ चुनाव तक के लिए आपको सीमित नजर आता है। गठबंधन वाले लोग यही नहीं तय कर पा रहे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उनको लेकर आगे भी लड़ाइयां होंगी और ये गठबंधन टिकेगा नहीं। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा 2004 में भी नहीं था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे तो जी, और उससे पहले भी कई बार ऐसा चुनाव इस देश में हुआ है जी, जब प्रधानमंत्री का चेहरा बाद में चुनाव के बाद होता है। वैसे भी लोकतांत्रिक तरीका यही है कि जो लोग लोकसभा में जीत कर आए हैं जी, और जो सांसद होंगे वही अपना प्रधानमंत्री अपना नेता चुने। लेकिन तारिक अनवर जी, सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि जनता जो तो जानना चाहती है, एनडीए के तरफ से तो प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे चल ही रहा है, लेकिन पीएम वर्सेस ये पूरा इंडिया गठबंधन हो रहा है। ऐसा नहीं लगता है आपको क्या कि आप लोगों की तरफ से भी एक चेहरा कम से कम आगे किया जाना चाहिए? नहीं, हम लोगों ने फैसला पहले ही जीत कर लिया था। जब इंडिया गठबंधन बना था तो उसी समय यह तय हो गया था कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का फैसला होगा, तो कि पहले तो बहुमत लाना है। अगर बहुमत आएगा तो उसके बाद हम लोग फैसला कर लेंगे। जिस तरह से 2004 में हमने अपना फैसला कर लिया था उसी तरह आने वाले समय में भी करें। आपने कहा कि फैसला बाद में किया जाएगा, 2004 में भी जैसे फैसला हुआ था वैसे ही उसके बाद हम ध्यान देंगे। लेकिन अगर सीटों के बंटवारे को लेकर ही मैं आपसे सवाल करूं तो क्योंकि इसमें लाजमी है कि जिस तरीके से हमने पूर्णिया सीट को भी लेकर के देखा कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अंतरकलह हुआ और उसके बाद से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को अलग कर लिया कांग्रेस से, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, बीमा भारती पर पूरी तरीके से आश्वस्त आरजेडी नजर आई, तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच की जो अनबन है ये तस्वीर कैसे 2024 में साफ होगी? क्या तब अंतरकलह की तस्वीरें नहीं आएंगी जब आपको बहुमत अगर मिल गया लेकिन फिर भी आप चेहरे पर कहीं ना कहीं आप पेच फंसा दे? बिल्कुल नहीं, हम लोग सक्षम हैं आपस में बैठकर फैसला करने के लिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तमाम जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो किसी तरह भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई मतभेद जाहिर हो। अच्छा, कटिहार के अगर सियासी समीकरण को सबसे खास तौर पे समझा जाए, देखा जाए, तो फिर ऐसे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो जन मुद्दे रहे हैं और साथ ही साथ एक जो वोटर बैंक होता है और उस वोट बैंक को साधने की कवायद की जाती है तमाम पार्टियों की तरफ से। लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठते हैं कि कटिहार की जब बात आती है तो कटिहार की जनता ये सवाल पूछ लेती है कि आखिर तारिक अनवर चुनाव के समय पर ही सिर्फ एक्टिव मोड में क्यों नजर आते हैं? वो चुनाव के बाद भी क्यों एक्टिव नहीं रह जाते? वो आते हैं, अपना नामांकन दाखिल करते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन कटिहार या बिहार के बारे में वो सोचते ही नहीं है। ये झूठा प्रचार है और मैं लगातार कटिहार की जनता से जुड़ा हुआ हूँ। कोई ऐसा जब भी कोई ऐसा समारोह होता है, पूजा होता है या कोई धार्मिक समारोह होता है तो उसमें मैं भाग लेता हूँ। और कटिहार हम आज से नहीं, पिछले 1977 से ये मेरा 13वां चुनाव है। मैंने क्षेत्र नहीं बदला है, मैं लगातार एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ। शायद हिंदुस्तान में ऐसे कम नेता होंगे जो एक ही क्षेत्र से हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी क्षेत्र से जुड़े रहे। लेकिन तारिक जी, सवाल तो यही है ना कि अगर 2019 में वो चूक नहीं हुई होती या कोई कमी आपकी तरफ से रही होगी तभी तो चुनाव आपके हाथ से निकला था। जाहिर है कुछ ना कुछ तो संगठनात्मक कमी रही होगी, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, जो जनता का जो भी फैसला है वो हमारे सर आंखों पर है
ठीक है। अच्छा, इस हाल फिलहाल में हमने तेजस्वी यादव की तरफ से एक वीडियो देखा था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और बीजेपी ने उस पर कई सवाल भी दागे थे। मछली का कांटा उन्होंने दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। क्या ये मछली का कांटा आरजेडी या कांग्रेस के लिए गले की फांस बन सकती है 2024 के लिए, क्योंकि बीजेपी तो उस मुद्दे को भुना रही है? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए वो ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाते हैं। हकीकत यह है कि कोई भी आदमी क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या उसका रहन सहन है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन तारिक जी, नवरात्रों तक तो मछली का त्याग कर सकते थे ना तेजस्वी यादव? कोई ऐसा नहीं है, वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है कि वो नवरात्रा मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ठीक है। इस पर एक और सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ 2024 के लिए पहले ही 400 का नारा बुलंद कर चुके हैं, बीजेपी के लिए 370 का नारा वो दे रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से रैलियां ताबड़तोड़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इस बार बिहार भी आरजेडी कांग्रेस के हाथ से निकलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि बिहार को बहुत बुरा अनुभव है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी हर इलेक्शन में आते हैं, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो या लोकसभा का हो, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं बिहार के लिए, लेकिन 10 साल उनको प्रधानमंत्री बने हुए हो गया, उनके पास से 1 घंटा समय नहीं मिला उनको कि वो बिहार की समस्या को लेकर बिहार के सांसदों के साथ बैठकर उस पर विचार करें, उस पर विमर्श करें। तो ये सिर्फ चुनावी वादा है और जो भी वो चुनाव में गारंटी देते हैं, उस गारंटी को अभी वो पूरा नहीं करते। ठीक है। भारत की जनता ने 2014 में भी देखा उनको, 2019 में भी देखा, वादे को कभी पूरा करने का जो उनका संकल्प है वो कभी नहीं होता है। गठबंधन का हाथ छोड़ दिया नीतीश कुमार ने, दोबारा से बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया, जेडीयू के साथ वो चल दिए बीजेपी का हाथ थामते हुए। तो ऐसे में क्या जरा से भी चुनौतियां नीतीश कुमार के जाने के बाद से आप लोग को महसूस होती है? बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो छवि थी एक अच्छे प्रशासक का, एक अच्छे राजनेता का, वो इस तरह से जो पलटी खाते हैं वो और अपनी लॉयल्टी और अपनी चेंज करते हैं, उसकी वजह से उनका जो इमेज था वो काफी खराब हो चुका है और बिहार की जनता खुद शर्मिंदा है उनके इन हरकतों से। तो वो भी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई ऐसी राजनीति बिहार से समाप्त हो जो सिर्फ पलटू राम की राजनीति है। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी सवाल है तारिक जी आपसे। सवाल यही है कि ईडी और सीबीआई जिस तरीके से एक्टिव मोड पर इन दिनों काम कर रही है, इस पर आपका टेक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये तो एक ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीनों एक तरह से संगठन के रूप में काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के। जो भी उनके विरोधी हैं, जो भी विपक्ष के नेता है, उनको परेशान करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, उनको डराने के लिए, उनको किसी तरह से उन पर दबाव बनाने के लिए। और अब ये बात लगभग सरेआम हो चुका है, सब लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन संगठनों का या इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है तारिक जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना समय दिया, हमारे दर्शक भी आपको सुन पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत